हेलो हाय लर्नर्स। तो अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है फ्लैट 50% ऑफ और ये सिर्फ और सिर्फ कल तक के लिए वैलिड है। अगर आप ये वाला कोर्स लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 31 मई तक के लिए ये वाला ऑफर वैलिड है। आपको कोड यूज़ करना है AC लॉ। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट्स भी मिलता है। तो अनलॉक एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिपरेशन, गेट फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल द क्लैट PG सब्सक्रिप्शन। अगर आप 6 मंथ्स का बैच लेते हैं तो वो आपको मिलेगा 11,250 में। अगर 12 मंथ्स का बैच लेते हैं तो ये 13,500 में मिलेगा। और अगर 18 मंथ्स का बैच लेते हैं तो वो मात्र 15,750 का मिलेगा। तो सोचिए कि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपको 2,000 एक्स्ट्रा 2,500 एक्स्ट्रा देकर आपको मिल सकता है 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप दिसंबर ना बैच देते हुए दूसरा बैच दे रहे हैं, दिसंबर 2024 ना देते हुए अगर आप 25 दे रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको या तो 12 या फिर 18 मंथ्स का बैच लेना चाहिए। जितना लंबा बैच लेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा और उतनी ही अच्छे से आपकी प्रिपरेशन भी हो पाएगी। इसी चीज़ के साथ में मैं हमेशा मानती हूँ कि मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है। अगर आप मॉक टेस्ट देंगे नहीं तो आपको आपकी वीकनेसेस नहीं पता पड़ेंगी, प्लस आप उस जोन में ही नहीं जा पाएंगे कि पेपर देने में आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हमें आंसर्स आते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि उन आंसर्स में हम लिमिटेड 120 मिनट्स में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब अगर 120 मिनट्स के पेपर को अगर आप 200 मिनट्स में सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे में आपका पूरा पेपर आना किसी काम का नहीं है। तो विद इन अ टाइम पीरियड हमें पेपर सॉल्व करना आना चाहिए और उसके लिए ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं। अगर वो सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, चाहे वो टॉट की हो चाहे वो क्रिमिनल लॉ की हो, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। क्योंकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कराती हूँ और ना सिर्फ क्वेश्चन कराती हूँ, हर क्वेश्चन में एक कीवर्ड बताती हूँ जिससे आपको आंसर मिल सकता है। नेक्स्ट है, अगर आप ये वाला मॉक टेस्ट लेते हैं तो आपको ये मॉक टेस्ट मिलेगा 2,249 का और इसके लिए भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं AC लॉ, तो आपको मिलेगा एडिशनल 5% डिस्काउंट। इसी चीज के साथ में लॉ एलिवेट 2.0 स्टार्ट हो चुका है 15 मई से, जिसमें आपको मिलेगी 220 प्लस क्लासेस, 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट और साथ में ही मिलेंगे डाउट सॉल्विंग क्लास भी होती है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं AC लॉ। फिर इसी चीज़ के साथ में अगर आप प्लस क्लास लेंगे तो मिलेगा आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, उसके साथ में मिलेगा डेली लाइव क्लास, टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड साथ में सारी चीज़ों के आपको PDF मिलेंगे, यानी कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत। इसी चीज के साथ में स्टार्ट करती हूँ आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिसके कारण हम क्लैट PG का एग्जाम क्लियर कर पाए। तो बात ये है कि पढ़ाई सब लोग करते हैं, हार्डवर्क सब लोग करते हैं, पर हर कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है। उसके 2-3 मेजर रीजन हैं। अब मैं मानकर चल रही हूँ कि आपके हार्डवर्क में कोई कमी नहीं है, आपको लॉ अच्छा लगता है और पढ़ना और पढ़ाना दोनों सही लगता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है स्ट्रेटेजी में। नॉलेज होना और नॉलेज पेपर पर दिखना दोनों ही अलग तरीके होते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे डीप में कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर आप क्लैट PG का पेपर दे रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द आइडियल टाइम? आइडियल टाइम क्या होना चाहिए? तो वैसे तो आइडियल टाइम डिपेंड करता है आपके गोल पे। तो क्लैट PG का जो पेपर है वो 3 काम के लिए दिया जाता है। सबसे पहला है कि आपको NLU में एडमिशन चाहिए, इसलिए आप क्लैट PG देते हैं। दूसरा,
दूसरा है आपको आपने पीजी कर रखा है लेकिन अब आपको जॉब चाहिए, तो अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज में जॉब चाहते हैं तो भी आप क्लैट पीजी का ही पेपर देते हैं, क्योंकि जब आपका स्कोर जो है वो AIR 20 तक आती है, या फिर अगर मैं छोटे PSU की बात करूं तो AIR 75 तक आती है, तो ऐसे में ही आपको फर्दर इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाता है। तो ये मानकर चलिए ये आपका जो एग्जाम है क्लैट पीजी का, ये आपका एंट्री गेट है फॉर अ गुड जॉब, गुड गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इसी चीज के साथ में अगर मैं बात करूं तो 6 मंथ्स जो है वो सफिशिएंट टाइम पीरियड है, पर ये 6 मंथ सिर्फ तब होगा जब आप डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ तैयारी को दे रहे हैं। अगर आपके बीच में बहुत सारे हर्डल्स हैं, मानकर चलिए कि आपके सेमेस्टर भी चल रहे हैं और भी घर में कोई फंक्शन है और आपको दिख रहा है कि आप सलंग 6 महीने तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट टारगेट रखना चाहिए, नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखना चाहिए। 6 महीने अगर आप डेडिकेटेडली क्लैट पीजी को देते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर फोकस ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक के साथ में, तो ही आप क्लैट पीजी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब बात करती हूँ, सबसे पहले तो क्लैट पीजी के एग्जाम को हल्के में ना लेना। फिर आती है कि अगर मैं बात करूँ PSU और NLU के प्रिपरेशन के लिए, तो दोनों में ही पेपर सेम आता है, लेकिन आपका जो कंपटीशन है वो कंपटीशन चेंज हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे NLU के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो PSU के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों का जो नॉलेज है उसमें ड्रास्टिक डिफरेंस होगा। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं PSU के लिए, वो पहले ही एक बार क्लैट पीजी देकर NLU में एडमिशन हो चुका होगा, या फिर वो पहले ही PG कर चुके होंगे, वो तो ये आपका सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं अच्छी जॉब के लिए, तो उनका नॉलेज वाली जो चीजें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर मैं बात करूं NLU के प्रिपरेशन के लिए, तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो PSU वालों के साथ में है, एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टिप्स क्या क्या होनी चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है अगर आप क्लैट पीजी दे रहे हैं। तो सबसे पहले एकदम पहली बात कि हमें पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, क्योंकि बच्चे सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, वो रैंडम बेसिस पर पढ़ाई चालू कर देते हैं और आपको ये पता ही नहीं होता कि वो टॉपिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक रिलीफ, तो स्पेसिफिक रिलीफ कहीं भी दिया हुआ नहीं है। ऐसे कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप वो टॉपिक पढ़ेंगे तो आप अपना कई बार टाइम वेस्ट कर जाते हैं। सेम इसी तरीके से आपको वहाँ सिलेबस भी जो है वो प्रायोरिटी वाइज दे रखा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, उसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंटरनेशनल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, तो आपको है ना प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अब प्रायोरिटी जब आपको सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट समझ में आ गया है, तो इसी सिलेबस के साथ में एक आप बनाएंगे टेबल। ठीक है, सिलेबस हाथ में लो और एक बनाओ टेबल। सबसे पहले यहाँ लिखो स्ट्रेंथ और दूसरी जगह लिखो वीकनेसेस। अगर मैं बात करूँ मेरी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन से टॉपिक है, तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में मन लगता है तो आप स्ट्रेंथ में लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ने में अच्छा लगता है तो लिखिए क्रिमिनल लॉ। वीकनेसेस में तो जनरली बच्चों की वीकनेसेस होती है, टॉट होती है, फिर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होती है, तो आप अपनी वीकनेसेस भी लिखिए। तो अब जैसे ही हमने सिलेबस उठाया तो हमें इस पात्र में पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। ठीक है, ये काम आपको फर्स्ट डे पर करना है। सेकंड, अब आपको क्या करना है, तो जब भी आप मॉर्निंग में पढ़ाई करेंगे, मॉर्निंग में जब भी आप पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पर पढ़िए जो टॉपिक्स आपके वीक टॉपिक्स हैं। अब इन वीक टॉपिक्स को हमें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि आपको सारे टॉपिक्स के वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो टॉपिक वाइज, अगर मानकर चलिए टॉट अच्छा नहीं लगता है, टॉट आपका वीकनेसेस है, तो टॉट उठाइए, उसके वीडियोस देखना चालू करिए। जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
फिर उसी चीज़ के साथ में वहाँ आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो एक बार वीडियो देखा, नोट्स से रिवाइज करा, वो नोट्स को डाउनलोड करके रख लिया, अब करना चालू करोगे क्वेश्चंस। तो जब आप डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चंस कर रहे हो, वीक जो टॉपिक्स हैं, वीकनेस जो हैं, उनके 50 क्वेश्चन करो। और सेम वैसे ही, अब मैं ये 50 क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड नहीं बोल रही हूँ, आपके पास काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, जैसे सिंघल एक काफ़ी अच्छी बुक है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे हैं और टॉपिक्स वाइज आपको हजार क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चन वो करने हैं जो आपके वीक टॉपिक्स में से हैं। अब उसके बाद लोगे ब्रेक और फिर शाम को आप पढ़ोगे वो टॉपिक जो कि आपके स्ट्रेंथ में आते हैं। जब आप स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए, अगर आपको देखते ही उसके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो देखिए, नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, एक बार नोट्स को गो थ्रू करिए, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसका वीडियो लगाकर देख लीजिए। इससे आपको टाइम जो है वो कम लगेगा। आपको हर चीज़ का वीडियो नहीं देखना है, आपको जो वीकनेस वाले टॉपिक हैं उस पर, या फिर नोट्स में से अगर समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो करना है, और या फिर अगर आपको सुनकर याद होता है तो मेरा मानना है कि आपको सारे वीडियोस देख लेने चाहिए। अब जो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स हैं उनके भी आप शाम को करेंगे 50 क्वेश्चन। अब जब भी आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए और साथ में क्वेश्चन देखते जाइए, आंसर मार्क करते जाइए और इसे सॉल्व करने के बाद आंसर चेक कर लीजिए। जो क्वेश्चंस आपके गलत हैं उन पर लगाइए रेड मार्क, उन पर लगा दीजिए रेड मार्क, ठीक है। तो हमें ये पता रहेगा कि अगर हमारा जो स्ट्रेंथ पॉइंट है, मान लो कि स्ट्रेंथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जब रिवीजन करने बैठोगे तो सारे क्वेश्चन रिवाइज नहीं करने हैं, आपको केवल जो आपने रेड मार्क लगा रखा है जिन क्वेश्चन पर, आपको सिर्फ वो टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, बाकी सारी चीजें आपके दिमाग में हैं। तो जब आप वीकली रिविजन कर रहे होंगे संडे को, तो संडे को लगभग आपके 600 क्वेश्चन, लगभग आपके 6 डेज के हिसाब से 600 क्वेश्चंस हो चुके होंगे। अगर इन 600 में से 100 क्वेश्चन भी अगर आपके गलत हैं तो आपको एट द एंड ऑफ द वीक यानी कि संडे को आपको केवल वो 100 क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज करने हैं, उससे ज़्यादा और कोई रिविजन नहीं करना है। और 6 दिन आपने जो पढ़ा है उसे नोट्स में से ही फटाफट हाथ रखकर बोलकर देखना है। अंडरस्टूड। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पहले दिन से। अगर इस तरीके का काम करेंगे, आप मानकर चलिए विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पर होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा आने लग जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, आपको बनानी है ये टेबल, इसमें लिखना है सिलेबस वाइज, आपको टॉपिक्स लिखने हैं, आपके स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या हैं। फिर आता है स्टे अपडेटेड। अब स्टे अपडेटेड क्यों बोला जाता है, तो चाहे आपका टॉपिक कोई सा भी हो, चाहे वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ हो, चाहे टॉर्ट, इसमें से रिसेंट डिसाइडेड केस लॉस पूछे ही जाते हैं। तो इसके लिए आपको लाइव लॉ और ऐसी बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो आपको क्वार्टरली डाइजेस्ट और डेली बेसिस पर कई सारे जजमेंट्स दिए जाते हैं। आप रात में, जिस तरीके से हम रात में सोने से पहले इंस्टाग्राम के रील्स चलाते हैं, उस इंस्टाग्राम की रील्स का टाइम आप थोड़ा सा डेडिकेट कर दीजिए इन वाली चीज़ों के लिए। तो इंस्टाग्राम सिर्फ तब चला सकते हो जब आप लाइव लॉ वाली जो चीज़ें हैं, लाइव लॉ के जो केसेस हैं वो एक बार पढ़ लिए, फिर चला लो इंस्टाग्राम। तो जब आप खुद को बाउंड करोगे कि हाँ मैं इतना पढ़ने के बाद इतना इंस्टाग्राम चलाऊंगा, तो ही आप आगे स्टे अपडेटेड रह सकते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी होती है खुद को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आता है, अब इसी चीज से कनेक्टेड आएगा आपका बाद वाला पॉइंट में, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्यों बोला गया है, 90% ऑफ द टाइम बच्चे पेपर सॉल्व नहीं कर पाते। आता सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब इतने बड़े बड़े पैराग्राफ देख लेते हैं तो वो ऐसे में पेपर सॉल्व नहीं कर पाते। उन्हें लगता है इतना ज़्यादा क्वेश्चन को रीड करेंगे हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो एक सिंपल सी कहावत है, मोटा देखकर
डरना नहीं और पतला देखकर लड़ना नहीं। अगर आप इतने बड़े बड़े पैराग्राफ देखकर डर जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन पैराग्राफ में कुछ बात ही नहीं लिखी है। नीचे के जो क्वेश्चंस है ना वो एकदम सिंपल रहेंगे, वो लैंडमार्क केसेस में से बेसिक चीजें पूछी जाएगी, बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर वाले केस पूछे जाएंगे, डोनेगो वर्सेस स्टीफसन वाला केस पूछा जाएगा। तो अगर आपको इतना बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है ना तो ऐसे बोलिए ऑल इज वेल, क्योंकि आपके नीचे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सिंपल होने वाले हैं। लेकिन इसका उल्टा, अगर जो आपका छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है तो मानकर चलना कि क्वेश्चन दमदार निकल सकता है और हमें पैराग्राफ भी हेल्प नहीं करेगा ये सारी चीजें सॉल्व करने के लिए। इस वजह से आपको करना है टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम मैनेजमेंट वाली चीज आएगी कैसे, तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20 मॉक टेस्ट मिलते हैं, और अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो 25 टेस्ट सीरीज दे रखी है, मॉक टेस्ट सीरीज दे रखी है, ऑलमोस्ट वो 2500 की है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो इन 25 बच्चे क्या करते हैं, बेसिक मिस्टेक करते हैं, नवंबर में मॉक टेस्ट देना चालू करते हैं। कभी मिस्टेक मत करना, क्योंकि अगर आप नवंबर में मॉक टेस्ट दे रहे हो ना तो आपको एक सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि आप खुद को पैनिक अटैक दे रहे हो कि यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, मेरी प्रिपरेशन नहीं है, ये अटेम्प्ट तो गया। बहुत सारे बच्चे ये काम करते हैं। दूसरा, बच्चों में ये गलतफहमी रहती है कि मैं डेली बेसिस पर जब 100 क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो मुझे मॉक टेस्ट करने की क्या जरूरत है, मैं तो क्वेश्चंस कर ही रहा हूँ। फर्क पड़ता है, जब आप है ना 50 क्वेश्चंस कर रहे होगे तब आप अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, प्लस आप उसे टाइम लिमिट में तो कर नहीं रहे हो। जब आप मॉक टेस्ट करोगे तो वो टाइम लिमिट में चलेगा, वो उसमें हमेशा आपकी क्लॉक चलती रहती है, जिसके कारण आपको पता पड़ेगा कि अंडर प्रेशर आप कितना परफॉर्म कर सकते हैं। और उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है, वो भी बताऊंगी किस तरीके से। एक वीडियो सिर्फ इसी का बनाऊंगी कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करा जाता है। तो अभी इस वाले टॉपिक से हमें ये पता पड़ता है कि हमें 25 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, जिसके कारण हम लास्ट में जाके पैनिक नहीं करेंगे। और दूसरा पॉइंट, वो मॉक टेस्ट आज से ही देने चालू करने हैं, यानी कि हर 15 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट देना है। और जब आप मॉक टेस्ट देंगे और अपने वीकनेसेस पर काम कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके मॉक टेस्ट में जो मार्क्स हैं वो कंसिडरेबली बढ़ते जा रहे हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो अपने को है ना बहुत बड़ा टारगेट मत लेकर चलना कि आज तो मैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ूंगा। अगर एक दिन जिम में बहुत ज्यादा निकालोगे ना तो अगले 2 दिन तक जिम में जाओगे भी नहीं। सेम वही चीज पढ़ाई के साथ होती है। अगर आप डेली बेसिस पर फीजिएबल टारगेट रख रहे हैं, यानी कि 50 क्वेश्चंस ऑफ द स्ट्रेंथ टॉपिक एंड 50 क्वेश्चंस ऑफ द वीकनेस टॉपिक, इससे आप दोनों चीज को कवर कर रहे हैं, तो ही इससे ना तो ज्यादा का टारगेट रखना और ना ही कम का टारगेट रखना। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं प्रायोरिटाइज की, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। अब आपको फोकस क्या करना है, सिलेबस पर। तो देखो होता क्या है कि आज के टाइम पर जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। कभी आपके बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में से आ जाता है, तो कभी क्रिमिनल लॉ में से, कभी आपके मिसलेनियस से खूब सारे टॉपिक बन जाते हैं। तो ऐसे केस में आपको प्रायोरिटाइज किस तरीके से करना है, तो प्रायोरिटाइज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। किस तरीके से, अगर आपको सेक्शंस याद नहीं होते हैं तो सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, आपको पता पड़ जाएगा वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो सेक्शन से सबसे ज्यादा आते हैं। दूसरा, अगर केस लॉ याद नहीं होते हैं तो केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस करना। आपके नो डाउट आंसर गलत होंगे, उन पे क्या लगाना है, रेड मार्क। जब आप रेड मार्क लगा लोगे और उसे रिवीजन में वापस करेंगे तो ऐसे में आपको वो चीज याद रहेगी। नेक्स्ट आता है कि while some questions might demand specific knowledge for the memory based and the strong grasp in the basic of the crucial, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग भी चेक करी जाएगी और आपकी नॉलेज भी चेक करी जाएगी। देखा जाएगा कि आपको करंट अफेयर्स कितने पता है, करंट डिसाइडेड केस लॉज कितने पता है, और प्लस उनका रिलेशन जो है एक्ट से वो कितना पता है। तो दोनों चीज को साइमल्टेनियसली लेकर चलना है, कभी भी सिर्फ एक के पीछे नहीं दौड़ना है, हमें सारी चीजों को साथ में लेकर चलोगे तो पास हो पाओगे।
फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जब क्लैट पीजी की बात करी जाए तो मैक्सिमम वेटेज जो होता है वो जनरली देखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, ज्यूरिस्प्रूडेंस का और इंटरनेशनल लॉ का होता है। तो अगर आपका इंटरनेशनल लॉ में से आने को 5 या 10 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन ये आपका पूरी रैंक बदल देंगे। अब इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस करना है, ज्यूरिस्प्रूडेंस पर फोकस करना है और इंटरनेशनल लॉ। और नो डाउट ये टॉपिक्स जो है वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, पर इसमें बेनिफिट ये है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस भी ज़्यादा मिल जाएंगे। यूपीएससी में भी आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल लॉ, बाकी सब जगह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल लॉ आता है। तो अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। कई सारे बच्चे होते हैं जिन्हें जिम जाना अच्छा नहीं लगता है, एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता, योगा करना नहीं अच्छा लगता, लेकिन उन बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है। अगर उनके खेल खेल में ही आप वो एक्टिविटीज डालिए जिससे बॉडी की एक्सरसाइज भी हो रही हो, तो ऐसे में उन्हें पता भी नहीं चलेगा और उनको क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज वाला काम भी हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ इस तरीके से रीड करना अच्छा नहीं लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो। एक क्वेश्चन को 3-3 बार, मतलब अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन लोग 3 तरीके से 5 तरीके से पूछ रहे होंगे, तो आपको पता पड़ जाएगा और वो चीज़ याद भी हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो हर जरूरी नहीं है सब जिम जा रहे हैं तो हमें भी जिम जाना है, सब कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं तो हमें भी ना, हमारे पढ़ने का तरीका अलग भी हो सकता है, हम क्वेश्चंस के थ्रू भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर। तो सुबह की चाय के साथ न्यूज़पेपर होना ज़रूरी है, सुबह की चाय के साथ न्यूज़पेपर और नोटबुक होना ज़रूरी है। ये निशानी है कि आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, आपका क्लैट का जो पेपर है वो क्लियर होगा। तो इस खुद को आंख बंद करिए और इमेजिन करिए कि आप क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और साथ में ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उसी के साथ में एक अच्छी सी नोटबुक रखिए। अब ये तीनों चीज़ों का क्या कॉम्बिनेशन है, आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हम कई बार ब्लैंकली रीड कर देते हैं क्योंकि एक टास्क दिया गया है, लेकिन अगर उसी चीज़ के साथ में आपने अगर कहीं भी किसी भी तरीके का रीसेंट जजमेंट पढ़ा है तो उस रीसेंट जजमेंट को अपने हाथ से उस टाइम पर नोट्स में लिख लीजिए। जब आप नोट्स में लिखेंगे और रात में सोने से पहले एक बार उसे पढ़िए, या फिर आपके आसपास जो भी पर्सन रहता है, मम्मी पापा दोस्त भाई बहन, उन्हें इन केस के बारे में बताइए, एज ए स्टोरी बता दीजिए। जब हम किसी को कोई चीज़ समझाते हैं तो वो चीज़ आपको 90% रिटेन रहती है। तो जब आप इसके बारे में बताएंगे तो ना सिर्फ आपको नाम याद रहेगा बल्कि उसके बारे में सारी डिटेल याद रहेगी। नेक्स्ट आता है फॉर इंस्टेंस नॉलेज। इसमें आपको क्या क्या लिखना होगा, रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं और चेंजेस क्या क्या हुए हैं इसमें। तो ये नोटबुक जो है वो आपकी लाइफलाइन बनेगी, यही चीज़ है। तो आप बाद में पैनिक नहीं करोगे कि यार मेरे से है ना रीसेंट, बाकी सारी चीज़ें तो पढ़ ली हैं पर रीसेंट जजमेंट नहीं पढ़े जा रहे हैं। तो रीसेंट जजमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने न्यूज़पेपर देखकर हम बता सकते हैं कि ये वाले रीसेंट जजमेंट और हमने वो खुद को पढ़े हैं, तो उसे एज ए सीरियल देखना है। यूज द मैपिंग स्ट्रेटेजी। अब मैपिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद करो मैंने आपको बताया है यहाँ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस वाला पॉइंट, तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ भी करनी है। कनेक्ट द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस टॉपिक एंड एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग एंड द मेमोरी। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, ये मैडम कोई टॉपिक बता रही हैं और जब आपने उस सेक्शंस के बारे में, उस केस लॉ के बारे में बताते हैं तो दो खुद को शाबाशी, क्योंकि आपको कनेक्शन करना आ गया है कि टॉपिक क्या है और उससे रिलेटेड सेक्शन क्या है और अभी इसका लैंडमार्क केसेस क्या है और रिसेंट केसेस क्या हैं। इसी चीज़ के साथ में आपको कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे जहां बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट दे रखे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी बना रखे हैं जिसमें आपको हर टॉपिक के अलग अलग लैंडमार्क जजमेंट दे रखे हैं। उन टॉपिक्स को ज़रूर देखना, उन यूट्यूब की वीडियोस को ज़रूर देखना और प्लस मैं क्लासेस में भी लैंडमार्क जजमेंट जो है वो बताती रहती हूँ। तो लैंडमार्क जजमेंट तो पढ़कर ही जाने हैं।
दिस स्ट्रेटेजी नॉट ओनली एड्स द क्लैट पीजी, पर इसकी आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, जब आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं ना तो आप बहुत अच्छा बोल भी पाते हो आप, क्योंकि हमेशा फैक्ट्स के साथ में केस का नाम भी दे पाएंगे, आप अपने सेक्शंस कोट कर पाएंगे। तो बजाय ये देखने के कि क्लैट पीजी में आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, ये देखना आप जितनी डेडिकेशन के साथ इस चीज़ की तैयारी करते हैं उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो क्लैट पीजी में हो चाहे अदर देन आप जब भी जॉब कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप हमेशा बोलने में फैक्ट्स भी डाल रहे होंगे, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट देता है, ओवरऑल कॉन्फिडेंस देता है। और एक मेन चीज़, कभी भी किसी भी इंसान को कॉन्फिडेंस ना तो उसकी डिग्री देती है, ना उसके कपड़े, ना ही उसका पैसा, ना ही महंगी कार। जो कॉन्फिडेंस मिलता है इंसान को वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत से मिलता है। अगर आप डेडिकेटेडली और स्ट्रेटेजिकली अगर आपने ये 6 महीने मेहनत करी है तो नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। कंपैरेटिवली आपको दिखेगा कि चेंज 6 महीने पहले आप कहाँ थे और अब कहाँ हैं, क्योंकि आपने मेहनत करी है। दूसरा, आपको स्ट्रेटेजी बनानी आ गई है। तीसरा, आपको अपने दिल को कंट्रोल करना आ गया है, क्योंकि ये पेपर जो होते हैं, जितने भी एंट्रेंस पेपर होते हैं, वो आपका दिमाग से ज़्यादा आपका दिल चेक करते हैं कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हुए स्ट्रेटेजिकल मैनर में अपनी नॉलेज के थ्रू इन पेपर्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये पेपर और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जब क्लियर हो जाएगा तो उस पे एक तरीके से आप एबल भी हैं और लेबल भी माने जाएंगे। एबिलिटी 6 महीने की पढ़ाई से होगी, और एक बार आपके ऊपर लेबल लग गया कि यस आपने क्लैट पीजी क्लियर करा है और बहुत अच्छे से क्लियर करा है, तो उस पे लेबल जो है वो सोने पे सुहागा का काम करेगा। इंक्लूड द ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब याद रखना, ज्यूरिस्प्रूडेंस वाले जो क्वेश्चंस है ना वो सिर्फ ज्यूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक में ही नहीं आएंगे, बल्कि लगभग हर टॉपिक में आ रहे होंगे। कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत टच कर ही जाता है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को कभी मत छोड़ना। इससे रिलेटेड जितने भी ज्यूरिस्ट के नाम, उनकी डेफिनेशंस और जितने भी लीगल प्रिंसिपल्स हैं उन्हें इन डेप्थ पढ़कर जाना, और उससे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ज़रूर सीखना। ज्यूरिस्प्रूडेंस सिर्फ लॉ से रिलेटेड नहीं है, वो लाइफ से रिलेटेड है, वो क्वेश्चनिंग पावर से रिलेटेड है, ताकि आप चीज़ों को क्या क्वेश्चन कर सकते हैं और क्या आप वैलिड क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कई सारे लोग पूछते हैं, पर आपका क्वेश्चन में कितनी दम है वो बताता है कि आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस कितने अच्छे से पढ़ा है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि स्मार्टनेस के लिए पढ़ना है। रीड न्यूज़पेपर फॉर द कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन। अब इसके लिए बोला जाता है कि आपको कैसे पता। अब रीसेंट जजमेंट में तो इतने सारे क्वेश्चंस होंगे। रीसेंट जजमेंट में तो अगर मैं बात करूं तो 300 केसेस होंगे। तो क्या ये 300 केसेस सारे इंपॉर्टेंट हैं? तो जो बच्चे स्मार्ट हैं और जिन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है वो देखकर बता देंगे कि ये है ना 300 जो आपके रीसेंट जजमेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल ये 50 जजमेंट ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसा कैसे बता पाए वो? उसका कारण है कि डेली बेसिस पर कौन सी चीज़ें न्यूज़पेपर में, वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर रेगुलर बेसिस पर डिबेट हो रही है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपको मेहनत जो है वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, यानी कि आपको 300 केस नहीं बल्कि 50 केस में ही आपका काम हो जाएगा। आपने 300 चीज़ें तो वैसे भी डेली बेसिस पर कर रखी है। फिर उसके बाद आता है कीप यू अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, और आपके एग्जाम में क्या आने वाला है इस बारे में आप काफ़ी अच्छे से सोच सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट फॉर एग्जाम फैमिलियरिटी। अब याद रखना, गलती क्या नहीं करनी है, नवंबर में मॉक टेस्ट लगाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जब प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तभी उसी से 15 दिन में हर 15 डेज में आपको मॉक टेस्ट लेने ही लेने हैं। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे तो आपको एग्जाम का फॉर्मेट समझ में आएगा, आपको कीवर्ड्स समझ में आएंगे कि पेपर में वो कौन से कीवर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से हम आंसर्स पता कर सकते हैं। पैराग्राफ को रीड कैसे करना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ देख लीजिए, अगर कभी भी पैराग्राफ है तो कोई ज़रूरी नहीं कि पैराग्राफ पूरा पूरा पढ़ें, क्योंकि क्लैट यूजी में
यूजी में वो पैराग्राफ के अंदर से पैसे क्वेश्चन पूछते हैं, पर क्लैट पीजी में आपके नॉलेज पर क्वेश्चन पूछा जाता है। पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा होता है, तो आपको जो पैराग्राफ पढ़ना है वो यहाँ से 20% काट दो, यहाँ से 20% काट दो, बीच में लाइन लगाओ, बस इतना ही पढ़ना है। इससे आपकी रीडिंग भी फास्ट हो जाएगी और आपको आइडिया भी हो जाएगा पैराग्राफ में क्या दे रखा है। बाकी अपने नॉलेज तो है ही सही, अपन ने इतने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आपको पता पड़ जाएगा। मॉक टेस्ट बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। कई बार हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने अच्छे लगते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैडम हमें टॉट अच्छा लगता है, पर जब क्वेश्चंस करते हैं तो मार्क्स जो है वो 60% पर आकर रुक जाते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि हमें जो टॉपिक अच्छे लग रहे हैं क्या हम उसमें उतना ही अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। नहीं तो ये वाले सिर्फ ख्याली पुलाव रह जाएंगे आपके, जिसमें हमें लगता है कि हाँ हमारा स्ट्रेंथ टॉपिक ये है, पर अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरा, हमें कई बार स्ट्रेंथ टॉपिक इसलिए भी लगता है कि ओवरऑल हमें पता है कि इसमें क्या दे रखा है, पर उसकी जो बारीकियां हैं, ठीक है, उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमें याद नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये आपको मार्क्स दिलाती है। ओवरऑल वाली जो चीज़ होती है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। तो हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए उन छोटी छोटी माइन्यूट बातों को याद रखना और उन्हें रिवाइज करना आना चाहिए। मॉक टेस्ट आप जब भी दे रहे हैं तो अनअकैडमी का 25 टेस्ट मॉक टेस्ट की सीरीज परचेज कर सकते हैं और उसके थ्रू आप पेपर दे सकते हैं। फिर आता है मास्टर कंप्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन। अब आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन उसके ऊपर काफी बड़ा पैराग्राफ दे रखा है। तो जब भी आप पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो ये पहली बात, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पर तो न्यूज़पेपर से आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है और ये हेल्प करता है आपको ओवरऑल कि वर्ड क्या बोल रहा है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों को वर्ड ही समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से इजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर लास्ट में वो नॉट करेक्ट को सिर्फ करेक्ट पढ़ लेते हैं और आंसर गलत कर देते हैं, फिर वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आंसर पढ़ते हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। तो अगर आप मॉक टेस्ट लेते हैं तो आपको कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन मिलते हैं और जिसके कारण आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है रिवीजन इज द की। आपको डेली बेसिस पर रिवीजन करना है। किस तरीके से, तो मैंने बताया है कि मॉर्निंग में आप 50 क्वेश्चंस कर रहे होंगे उन टॉपिक्स के लिए जो आपके वीक टॉपिक्स है, और शाम को आप कर रहे होंगे 50 क्वेश्चन उन टॉपिक्स के जो आपके स्ट्रेंथ टॉपिक्स है। अब रात में सोने से पहले जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार पढ़ना है। तो रात की जो प्रेयर होगी, रात में अगर सोने से पहले आपको ये 3 चीज़ें पढ़कर सोनी है। न्यूज़पेपर से जो आपने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स एक बार पढ़ने हैं। जो क्वेश्चंस आपके गलत हो गए हैं उन क्वेश्चन को रीड करते हुए उनके सही आंसर पता होने चाहिए। सिर्फ वो रेड मार्क जो लगा रखा है उसमें सही आंसर वापस मार्क कर दो, और लास्ट में एक बार चेक कर लेना कि कोई चीज़ है क्या, बोल कर देख लेना आज हमने क्या पढ़ा है और उसका आउटपुट क्या निकला है। ठीक है, इतना सा रिवीजन काफ़ी रहेगा। अगर आप डेली बेसिस पर इतना रिवाइज करते हैं और वीकली में जितना भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है वो करते हैं तो नो डाउट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो याद नहीं हो पाए। और एक और बात बताती हूँ, हमारी जो मेमोरी होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। जब हम नर्सरी में थे और हमें ना अलग अलग तरीके की पोयम्स याद करवाई जाती थी, हनुमान चालीसा याद करवा दी जाती थी, और न जाने कितने मंत्र याद करवा दिए जाते हैं, कितनी स्टोरीज याद करवा दी जाती हैं, न जाने कितने गाने आपको याद होंगे। क्या इनमें से किसी का भी आपको मीनिंग पता है? मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मीनिंग्स नहीं पता होते हैं, पर अगर हम उन्हें रेगुलरली सुन रहे हैं, रेगुलरली बोल रहे हैं तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है। तो सेम वैसे ही अगर आप किसी चीज़ को डेली बेसिस पर रिवाइज कर रहे हैं तो वो चीज़ वैसे ही आपकी मेमोरी में चली जाएगी। रेगुलर रिवीजन हैज़ टू कंसोलिडेट द नॉलेज। आपको ये जो डॉट्स कनेक्ट करने वाली जो चीज़ है ये सिर्फ तब हो पाएगा जब आप रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करते हैं। अब बात करती हूँ कि अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस किस तरीके का आता है।
तो अगर सबसे पहले तो ये है कि मार्क्स काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं, कभी उस टॉपिक में से 50 मार्क का भी आ सकता है और बाद में उस टॉपिक में से 20 मार्क का भी आ सकता है। तो हमें टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, ना कि ये कि कितने मार्क्स का आएगा। मार्क्स आपके कंट्रोल में नहीं है, टॉपिक आपके कंट्रोल में है। तो आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, लेबर लॉ एंड एनवायरमेंटल लॉ। इसी चीज के साथ में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये देखो, एनवायरमेंट का कभी 18, कभी 10 और कभी 0। लेबर लॉ का कभी 10 मार्क्स का आया, कभी 0 का और फिर वापस 0 का। तो इसलिए घबराना नहीं, आपको पढ़ाई पूरी करनी है। सारा जितना सिलेबस है वो सिलेबस कंप्लीट कर कर जाना है, इररिस्पेक्टिव वो कितने मार्क्स का भी आ रहा है। तो आपको फोकस किस पे करना है, मेहनत पर फोकस करना है। डेली आप क्या पढ़ रहे हैं इस चीज पर फोकस करना है, रादर देन कि ये सोचने की कि कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यादा मार्क का आएगा इस बार कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ज्यादा आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं क्रिमिनल लॉ इस बार 50 मार्क का आ जाएगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। चाहे वो 50 का आए चाहे 10 का आए, पढ़ना तो सारी ही चीजें हैं। ये कुछ बुक्स हैं जो कि मैं आपको रेकमेंड करती हूँ फॉर अलग अलग टॉपिक्स के लिए। अब याद रखना, ये बुक्स आप सिर्फ तब पढ़ सकते हैं जब आपकी जो प्रिपरेशन है वो 1 ईयर वाली प्रिपरेशन या फिर 18 मंथ्स वाली प्रिपरेशन है। 6 मंथ्स में मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इतनी सारी किताबें पढ़ें, क्योंकि इतनी सारी किताबें पढ़ने में मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम ये रहती है कि हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और उसका क्रक्स पता होना चाहिए, उनकी माइन्यूट बातें पता होनी चाहिए। तो बजाय, अगर आप 18 मंथ्स और 12 मंथ्स में हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए ले सकते हैं डॉक्टर अशोक के जैन की बुक और MP बस्की वाली बुक ले सकते हैं। इसमें फंडामेंटल लॉ और प्रिंसिपल्स काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं। फिर उसी के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं डॉक्टर प्रसाद देवन वाली बुक और साथ में RK बांगड़िया जो है वो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन याद रखना, 6 महीने की तैयारी में नहीं करना है। 6 महीने की तैयारी में अनअकैडमी से जो आपको नोट्स मिल रही हैं आप उन्हें पढ़िए और है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करिए डेली बेसिस पर। तो जब आप क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे तो बेटर तैयारी होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए सबसे अच्छी बुक जो है वो है आपकी डॉक्टर IP मैसी की बुक है। ये बुक आपको लॉ के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस और डिसीजन से रिलेटेड सारी जानकारी दे देती है। ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करूं तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए अच्छी बुक है सेलमन ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस, PJ फिट्जगेर्ट्स की बुक है और ये इसमें काफ़ी अच्छे से फिलॉसफी, थ्योरीज ऑफ लॉ और बाकी सारी चीज़ें बता रखी है। एडिशनल सोर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं M लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी फॉर द सिविल स्टडीज। अब याद करो, कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन UPSC में भी आता है और बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। तो बजाय कोई एक बुक जो आपको चाहिए तो वो कौन सी एडिशनल बुक हो सकती है, तो इंडियन पॉलिटी ऑन सिविल एग्जाम्स की बुक अच्छी है जिसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसी के साथ में आप ले सकते हैं अलग अलग डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं इनसे रिलेटेड। फिर क्योंकि मैंने बताया है कि आपके लाइव लॉ जो है वो एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी तरीके के रीसेंट केस लॉस पढ़ने का, पर मैडम हम डेली बेसिस पर नहीं पढ़ सकते, कोई इशू नहीं है। हर चीज़ का क्वार्टरली डाइजेस्ट आता है, सबके क्वार्टरली डाइजेस्ट आते हैं। तो हर टॉपिक का, अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं क्रिमिनल लॉ तो क्रिमिनल लॉ का क्वार्टरली डाइजेस्ट पढ़ लो, ठीक है। फिर अगर आप पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वार्टरली डाइजेस्ट पढ़ लो, मंथली डाइजेस्ट पढ़ लो, फिर उसका हाफ ईयरली डाइजेस्ट पढ़ लो और एनुअल डाइजेस्ट पढ़ लो। सबके डाइजेस्ट को डाइजेस्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा रीसेंट जजमेंट का। इसी चीज़ के साथ में कुछ बुक्स हैं जैसे JK पांडे और VN शुक्ला जो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं अगर आप केस लॉस, पुराने केस लॉस के बारे में यानी कि लैंडमार्क केस लॉस के बारे में जानना चाहते हैं। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है लीगली इंडिया और एक और है SCC ऑनलाइन, जिसमें भी इन तीनों पर आपको क्या मिलते हैं, रीसेंट डिसाइडेड केस लॉज मिल जाएंगे, उनकी समरी मिल जाएगी। अगर बात करूं MCQ प्रैक्टिस करने की
तो जितने एमसीक्यू करोगे उतना ज़्यादा आपको कीवर्ड्स पता करना आसानी रहेगी। एक सिंघल वाली बुक है, सिंघल की जुडिशली वाली बुक और सिंघल की क्लैट पीजी वाली बुक, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जिसमें आपको हर टॉपिक से रिलेटेड 1000 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जब आप इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको पता रहेगा पेपर किस तरीके का आता है, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और आप कहाँ मिस्टेक कर पाते हैं। कई बार बहुत छोटा सा क्वेश्चन रहता है, जब मैं पेपर सॉल्व करवा रही होती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवा रही होती हूँ, तो मुझे लगता है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बच्चे सही करेंगे, पर वो क्वेश्चन, उस वाले क्वेश्चन में भी कई बार 0% आता है, यानी कि किसी ने भी सही नहीं करा है। तो उसका कारण क्या है, बच्चे उस क्वेश्चन से फैमिलियर नहीं थे, उन्हें टर्म्स जो है वो समझ में नहीं आए हैं या फिर रीडिंग जल्दी में कर दी है। तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ही आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। फिर बात करते हैं, अगर मैं बोलूँ ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो है आपकी डॉक्टर NV प्रणव जे। ये हाईली रिकमेंड बुक है फॉर द ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ। वह लुक known for its fluid explanation and coverage of the subject। तो यहाँ पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है। साथ में ही VD महाजन की बुक है, जिसमें आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के ना सिर्फ टॉपिक्स एंड नॉट इंक्लूड द प्रजापति, तो जो टॉपिक्स आपको अर्लियर इस बुक में नहीं मिलेंगे वो सारी चीज़ें आपको महाजन वाली बुक में मिल जाएगी। ऑनलाइन काफ़ी सारे वीडियोस हैं, अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस रीड करते हुए नींद आती है तो मैं कहूँगी ऑनलाइन वीडियोस देख लो। ऑनलाइन जब आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी आप काफ़ी सारे टॉपिक्स सुन सकते हैं और उसके थ्रू सुना हुआ भी कई बार याद रहता है। मिसलेनियस लॉ की अगर मैं बात करूं तो जैसे है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए बांगिया जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है, इसमें लगभग सारी चीज़ें दे रखी हैं। बैर एक्ट तो है ही सही, बैर एक्ट तो वैसे भी गीता मानी जाती है, अगर उसे पढ़ लिया है तो सब कुछ पढ़ लिया है। पर अगर आपसे बैर एक्ट नहीं पढ़ा जाता है तो आप आर के बांगिया वाली जो बुक है वो पढ़ सकते हैं। आईपीसी के लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो है SM मिश्रा की बुक एंड KD गौर की बुक। इसमें इन डेप्थ नॉलेज दे रखी है पूरे आईपीसी के बारे में। जहाँ तक बात करें लॉ ऑफ टॉट के लिए तो उसमें भी आपके RK बांगिया वाली जो बुक है वो बहुत अच्छी है। तो आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं और प्रिपरेशन तैयार करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं क्लैट पीजी की, तो नो डाउट आपका पेपर जो है वो क्लियर होगा ही होगा। क्योंकि ये इतने सालों में, मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, इतने सालों में, इतने साल के एक्सपीरियंस में मुझे समझ में आता है कि बच्चा कहाँ लैक करता है। नॉलेज है लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो ऐसे में ऐसी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं, भले ही नॉलेज कम है, हार्ड वर्किंग कम है, पर अगर वो कंसिस्टेंट बेसिस पर काम करते हैं तो नो डाउट उनका पेपर क्लियर होता ही होता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इससे अलावा अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।